हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्लास 10 साइंस में चैप्टर 1 में पार्ट 2 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट 1 हमने क्या डिस्कस किया था, पहले वो देख लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशंस देखी थी हमने। डेफिनेशंस फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जल्दी बताइए। पहला था केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। देन हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। देन थर्ड हमने इसी में देखा था केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ विद सम एग्जांपल्स लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन टू फ्रीजिंग ऑफ कर्ड, देन बर्निंग ऑफ कोल। These all we see in our daily life as a chemical reaction. Then हमने दो और definitions डिस्कस करी थी which was reactants and products। और आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था, x plus y gives xy। x plus y is reactant and xy was product। ठीक है, फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी थी जो हमेशा अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या था, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल लेके समझा था, दो एग्जांपल देखे थे। देन हमने इसी में देखा था कि हमें जरूरत क्या है ये करने की। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हमें जरूरत क्या है। अगर ध्यान आ रहा हो तो इसी में हमने देखा था क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ देखा था किसका, कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी shifted from reactant side to product side to balance the reaction। ठीक है, देन हमने आगे देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते तो ये 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, जिसमें से हमने पहले दो डिस्कस किए थे। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हमने एग्जांपल से भी समझा था। सेकंड आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन फर्दर इसमें कितने पार्ट है, 3। डीकंपोजिशन में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड था। मतलब डीकंपोजिशन मतलब कि हम स्प्लिट कर रहे थे रिएक्शन का using 3 method। In that first one was thermal decomposition, second one was electrolysis decomposition। electrolysis decomposition, ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के डिकम्पोजिशन करा रहे थे। थर्ड वन वाज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, इसमें क्या कर रहे थे, सनलाइट की प्रेजेंट पे हम करा रहे थे। अब आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट, देन सम मोर डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ओके, इस रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स हमें गिवन है। एफ क्या था, एफ हमारा था आयरन। देन व्हाट वाज CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, देन ये आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स आयरन सल्फेट ऑन द प्रोडक्ट साइड प्लस कॉपर। पहले हमने कुछ नहीं किया, जो भी रिएक्शन गिवन थी हमें से कंपाउंड जो भी थे हमने उसको डिफाइन कर लिया। देन हम देखेंगे क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे देखोगे ये जो SO4 है, ये किसके साथ जा रहा है, Fe के साथ। प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर Cu लेफ्ट ओवर रह जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि Fe जो है हमारा वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। FeSO4 जो हमें मिल रहा है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट बन रहा है।
after combining, and Cu is less reactive element. ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल था। इक्वेशन दी हुई थी, एग्जांपल है हमारा आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, और एक चीज और, आपको पता है कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं। वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक मैंने शीट बनाई थी, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक तरफ एलिमेंट्स लिखे हुए थे और एक तरफ इनके सिंबल्स लिखे हुए थे, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है H, ऑक्सीजन का होता है O, देन ऐसी यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट लिख के CuSO4 लिख सकते हैं। तो आपको ये शीट मेंटेन करते हुए चलनी है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, पता है तो वेल एंड गुड। ऐसे यहाँ पे FeSO4 भी जिक्र किया जा सकता है इसी शीट में। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने देखा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। आइए अब आगे देखते हैं। फोर्थ वन आता है इसमें क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, नहीं आपको पहले ही आपको ये सब नहीं आना है, पहले पहले आपको एलिमेंट डिस्क्राइब करने हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na सोडियम का क्या होता है Na, सल्फेट का SO4। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। Further after reaction it gives barium sulfate along with sodium chloride on the product side, sodium chloride। ठीक है, सॉरी, हम देखेंगे कि यहाँ पे SO4 किसके साथ ऐड हो रहा है, ये प्रोडक्ट साइड पे Ba के साथ, इनकी एक जोड़ी बैठ गई। सिमिलरली ये जो Na2 है और ये किसके साथ बैठ रहा है, Cl2 के साथ, इनकी अलग जोड़ी बैठ गई, देखेंगे हम बिल्कुल यहाँ पे अलग। और एक डाउट आ सकता है कि Na2 Cl2 के साथ ही क्यों गया, ये क्यों नहीं Ba के साथ गया। तो फॉर दैट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, Na पे होता है प्लस चार्ज और Ba पे होता है +3 चार्ज। सिमिलरली SO4 पे होता है -3 चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं इससे कि Na जो होता है ये एज अ डोनर एक्ट करता है, क्योंकि भाई मेरे पे पॉजिटिव है, मेरे पे ज्यादा है, तभी तो मैं किसी को दे सकता हूँ। ठीक है ना, Ba और Na यहाँ पे क्या एक्ट करते हैं, डोनर एक्ट करते हैं। सिमिलरली ये Cl और SO3 क्या करते हैं, एज अ एक्सेप्टर ऐड करते हैं। इन पे कमी है, ये नेगेटिव में है, ये किसी को दे नहीं सकते, नहीं तो और नेगेटिव में चलेंगे, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे लिंक अप विद दैट। ठीक है, NaCl एंड BaSO4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन हमने डाला 1, इसमें डाला 2, आफ्टर रिएक्शन कंबाइन तो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन पे क्या हो जाएगा, एक परत लेयर जम जाएगी इनसॉल्युबल सॉलिड की। ठीक है, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म पीपीटी। ये आप फर्दर आगे आप केमिस्ट्री लेते हो 11th में, तो आप जो एक्सपेरिमेंट्स करोगे लैब में जाकर के, तब आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसे फॉर्म होता है। 10th में भी कराते हैं किसी किसी में, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहला आता है ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली याद रखना है, एडिशन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और क्या हुआ साथ में, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस O2 गिव्स हमें प्रोडक्ट साइड में क्या दे रहा है, CuO। तो यहाँ पे Cu अकेला था, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो Cu का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, इजी वंस। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
to a substance, or we can say the removal of hydrogen from a substance. That's it. एग्जाम्पल लेके समझा देंगे. अच्छा, और इसको हमने पहले इलेबोरेट भी कर दिया. सीयू क्या होता है? कॉपर होता है. O2 होता है हमारा ऑक्सीजन. सीयू क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर, ये O है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है गाइस. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और सेकंड आती है इसी में डेफिनेशन, रिडक्शन. अपोजिट हो जाएगा. वहां पे क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एडिशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का. और रिमूवल किसका हुआ? ऑक्सीजन का. सिंपल सी चीज बताऊं, अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. CuO प्लस H2 के Cu प्लस H2O. तो CuO से ये बन रहा है Cu. तो O यहाँ पे था, यहाँ जाके नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली H2 था, यहाँ पे जाके H2O हो रहा है. यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑन दी प्रोडक्ट साइड. प्रोडक्ट साइड देख के ही बताएंगे हम कि क्या ये रिडक्शन हो रहा है या फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. When both oxidation and reduction is there in the reaction, then the reaction is known as redox reaction. एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफाइन redox reaction with an example. ठीक है. और ये जो एग्जांपल हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि इसमें रिडक्शन रिडक्शन भी हो रहा था और ऑक्सीडेशन भी हो रहा था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कोई दिक्कत है तो सिंपली पीछे जाकर के दोबारा से देखिए, मैंने बहुत क्लेरिफाई वे में समझा रखी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसमें से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है. तो पहली डेफिनेशन इसमें आती है कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, for some time a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal is said to be corrode. इतनी जो भी ये लाइनें लिखी थी, इसका सिंपल एक वर्ड में समझाऊं तो कोरोजन का सिंपल मतलब होता है रस्टिंग, जंग लगना. स्पेलिंग गलत होगी, होता है इसका क्या? रस्टिंग मतलब जंग लगना. सिंपल सादी डेफिनेशन है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आयरन का पीस है, ये आयरन है. ठीक है. हमने इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए मॉइस्चर या फिर खुले में छोड़ दिया ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ठीक है. कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे? इसी आयरन पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की होगी आयरन पे. तो ये लेयर फॉर्म हो जाएगी, इसी लेयर को कहेंगे रस्टिंग. ठीक है. मतलब कि when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, मतलब कि किसी मॉइस्चर में कांटेक्ट में आने से, किसी एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, या फिर पानी पड़ने से, या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आने से किसी कुछ देर के लिए लेयर, मतलब कि वही जंग, एक रस्टिंग की लेयर जम जाती है जो कि उसकी स्ट्रेंथ वीक कर देती है मेटल की, विच वीकन्स द मेटल, हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड. मतलब उसे कहेंगे उस पर जंग लग चुका है, मेटल कोरोड हो चुका है. एग्जांपल हम पहला देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. सिल्वर पे भी क्या रहेगा? सिल्वर पे जो भी लेयर होगी वो रस्टिंग की, वो ब्लैकिश कलर की हो जाती है. सिमिलरली ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, अगर कॉपर है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. कलर क्यों डिफरेंस है? क्योंकि तीनों का स्वभाव अलग है. आयरन अलग मेटल है, सिल्वर अलग मेटल है, और कॉपर अलग मेटल है. जस्ट फॉर देयर मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टी दे बिहेव accordingly. Just for example, for iron, it's a brownish color of layer appears on that, and for silver a black coating, black type of layer occurred on that, and for similarly for copper it's a green coating or a green colored layer appears on that in form of rusting or corrosion. To prevent all this, we do painting or greasing.
इनका बचाव करने के लिए हम पेंट करते हैं या फिर ग्रीस करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि पेंटिंग और ग्रीसिंग में डिफरेंस क्या है। पेंटिंग में जैसे कि पहले जमाने में, आजकल तो प्लास्टिक के कूलर्स आते हैं, पहले आयरन के कूलर्स आते थे, ठीक है। तो इनको हम, ये कूलर है फॉर एग्जांपल, लग तो नहीं रहा लेकिन है आपको मानना है, ठीक है। तो इसको हम पेंट करके रख देते थे ताकि इस पे जंग ना लगे, ठीक है। और ग्रीसिंग हम कहाँ करते थे, आपको याद हो, बाइक या साइकिल की चेन जो होती है, बाइक या साइकिल की चेन जो होती है उस पे हम ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं उस पे। क्यों, क्या डिफरेंस है, इस पे हम पेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कूलर है ना, ये स्टिल रहने वाला है, एक ही जगह पे रहने वाला है। लेकिन जो ये चेन होगी ना, ये मूविंग है, और ये मूव करेगी तो उस पे से क्या होगा, मूव करेगी तो पेंट करेंगे अगर हम उस चेन पे, और मूव करती है तो पेंट उतर जाता है। दैट्स वाई वी अप्लाई ग्रीजिंग। एक वैक्स वैक्स होता है, वैक्स की फॉर्म में होता है ग्रीस, उसी को हम अप्लाई करते हैं चेन पे, बस यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सेकंड डेफिनेशन आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. Okay, मतलब कि खाने में अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में ज्यादा देर छोड़ दिया जाता है तो वो खराब हो जाते हैं, सिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेस खाया होगा भाई, लेस का जो पैकेट आता है, क्या होता है इसमें मैक्सिमम कंटेंट, क्या होता है? एयर होता है भाई ऐसा लगता है चिप्स तो खरीदनी, हवा खरीदी है। थोड़े बहुत दे देते हैं चिप्स की, लो भाई खा लेना, खा भी लेना, थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा तुम्हारा, नहीं तो बोलोगे देते ही नहीं कुछ देते तो वैसे भी नहीं हो तुम लोग ठीक है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है, ज्यादा कंटेंट किसका होता है? एयर का होता है, और लेस कंटेंट किसका होता है? चिप्स का होता है, ठीक है। और इसमें एयर पता है क्यों डाली जाती है? ये जो भी एयर डाली जाती है ना, पहले तो इसका नाम जान लेते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, पता है क्यों किया जाता है? ताकि वो महराए ना, मतलब कि खराब ना हो, सिले हुए ना हो जाए। मतलब कि आपने देखा होगा, कोई भी अगर गेस्ट वेस्ट आते हैं तो उनके लिए प्लेट में चिप्स या बिस्किट रख दी जाती है, ठीक है। और वही अगर कुछ समय के लिए, एक दो या दो चार घंटे के लिए ऐसे ही रहने दिया जाए ना, 2-4 आवर्स के लिए, तो फिर उसे खा के देखोगे ना, जो ये स्टार्टिंग में था और जो ये बाद में था, इसमें काफी डिफरेंस होगा। ये यहाँ पे क्रंची होगा, क्रिस्पी होगा। यहाँ पे जब हम खाएंगे तो यहाँ पे क्रिस्पीनेस होगी, और यहाँ पे वो क्रिस्पीनेस जा चुकी होगी। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, डेंसिटी की वजह से होता है। द ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब कि और एयर के कांटेक्ट में आके जो भी फैट एंड ऑयल जिससे भी बना है वो खराब हो जाता है, महरा जाता है। आपने सुना हो तो महरा आ गया, ये तो सिल चुके हैं, अब खाने लायक बचे नहीं है इसकी, क्योंकि बैड बैड स्मेल आती है उसमें से, और टेस्ट भी खराब हो जाता है। एंड टू प्रिवेंट दिस वी फिल नाइट्रोजन गैस। अभी डिस्कस किया, जो भी लेस के पैकेट, जो भी चिप्स या बिस्किट्स या नमकीन के पैकेट जो होते हैं, इन सब में एयर होती है, और वो उस एयर को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। और क्यों डाली जाती है नाइट्रोजन गैस? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट वी फिल नाइट्रोजन गैस इन पैक्ड आइटम्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस यूज होती है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एंड इट इज नाइट्रोजन गैस, विच वी डिनोट इनटू N2। N2 से डिनोट किया जाता है उसे। केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे और क्लासिफाई करते हैं? टेम्परेचर के बेसिस पे, जिसमें से पहला आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, सिंपल याद रखना है, एक्सो है तो एग्जिटोर है, किसका? टेम्परेचर का जिक्र है तो हीट का, यही डेफिनेशन भी कहती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, उसमें से अगर हीट निकले तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, पहले नाम दे लेते हैं, CH4 को कहते हैं मीथेन। O2 ऑक्सीजन, which after further reaction gives CO2 carbon dioxide water plus some heat on the product side, ठीक है। और ये क्या था, ये पूरी एग्जांपल किसका था? ये था बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, ठीक है। बर्निंग मतलब मीथेन का हमने ऑक्सीजन कांटेक्ट में
बॉन्ड करा है, विच फर्दर रिएक्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस, H2 एज गैस, क्योंकि वेपर फॉर्म में होगा। पानी वैसे यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे जी लिखा है, गैस है तो वेपर लिक्विड फॉर्म में, प्लस हीट निकलती है। और एक और चीज, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे लिख के समझा रहे हो ना, ब्रैकेट में छोटी छोटी चीजें मैटर करेगी, जैसे CH4 एज अ गैस, O2 एज अ गैस, CO2 एज अ गैस, वाटर एज अ गैस। ठीक है, ब्रैकेट में अगर ये ऐसे हम छोटा छोटा लिख देंगे ना, तो ये टीचर को इम्प्रेस करता है। ये आपको कहता है कि लगता है कि आपको सही में नॉलेज है चीजों की। मीथेन है तो सही, लेकिन किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। O2 है तो सही, ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको टीचर को इम्प्रेस कराएगी, और टीचर इम्प्रेस हो गया तो नंबर लुटाएगा भाई। वो ना करता फिर कंजूसी की, ये मैं नहीं दे रहा, वो देखेगा कि बंदे ने मेहनत करी है, मैं दूंगा, ये डिजर्विंग है। ठीक है, तो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो रहा था इसमें? रिलीज क्या हो रही थी? हीट। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल ये हमने किसका? नेचुरल गैस का, बर्निंग करके। आगे देखते हैं इसी में सेकंड टाइप, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट एनर्जी। The reaction, which requires energy in form of heat, light, electricity, is called endothermic reaction। मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एब्जॉर्ब करेगा हीट, पहले तो उसे एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तब जा करके उसको हम प्रोसीड करेंगे रिएक्शन को, वो फिर कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है इसका, कहता है ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि 5 टाइप्स की थी, ठीक है, उसमें से दूसरा वाला था वो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला क्या था? थर्मल, जिसका लिंक किससे था? हीट से था। दूसरा था इलेक्ट्रोलिसिस, उसका लिंक किससे था? इलेक्ट्रिसिटी से था। थर्ड पढ़ा था हमने क्या? फोटोलिसिस, जिसका लिंक किससे था? सनलाइट से था, या सिंपली लाइट से था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसी के एग्जांपल्स नहीं है, इसने भी तो ऐसे ही कहा, ऑल डिकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप एज एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में जाकर के, प्रीवियस लेक्चर में जाकर के मेरा देख सकते हैं कि अगर हीट का एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल 1 हीट करके ऐसे लिख देना है, एग्जांपल 2 इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लिख देना है, एग्जांपल 3 फोटोलिसिस का एग्जांपल ऐसे लिख देना। अब मैं इसके एग्जांपल लिख ही देता हूँ, आप क्या ही करोगे। तो पहला, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा और पूरा क्लियर करके लिए आपको पीछे जाना होगा। थर्मल में क्या करे, क्या किया था हमने? CaCO3 को हीट किया था हमने, हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है। ये टूटा था किसमें? CaO which was in solid state plus CO2 which was in gaseous state। ठीक है, और ये CaCO3 किसमें था? सॉलिड स्टेट में। वही मैंने पीछे डिस्कस किया है, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख लेना, बस मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। CaCO3 क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। CO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 बचपन से पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन हम इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक लाइन मार देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे H2O वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सो हमने फर्दर इलेक्ट्रिक करंट से हमने तो इसकी डिकम्पोजिशन कराई, तो ये किस में टूटता है? H2 एज अ गैस प्लस O2 एज अ गैस। ठीक है, ये किसका एग्जांपल था? इलेक्ट्रिसिटी वाले का। ठीक है, इनफॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पहले किससे तोड़ा? हीट से, अब तोड़ते हैं लाइट से। फोटोलिसिस, लाइट भी कह सकते हैं इसे, लाइट। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखेंगे हम AgCl, AgCl which was in solid state gives, पर क्या लिख देंगे? सनलाइट, या फिर सिंपली लाइट, gives Ag which was in solid state, along with it gives Cl2 which was in gaseous state। AgCl क्या होता है हमारा? सिल्वर क्लोराइड, एंड Ag क्या होता है? सिल्वर एंड Cl2 क्लोरीन। ठीक है, ये 3 एग्जांपल थे एंडोथर्मिक के एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। ठीक है, अब
आगे मैं क्या कराऊंगा, या तो हमने नोट्स प्रिपेयर किए, बढ़िया आपने नोटबुक ली, जो भी मैं लिखवाता गया स्लाइड के साथ आपने लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं पहले, ठीक है। नोट प्रिपेयर करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नोट्स तो हो गए, फिर आप देखोगे एनसीईआरटी में कुछ इनसाइड क्वेश्चंस है, इनसाइड क्वेश्चन पहले वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देन बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 14 पे है, फिर वो डिस्कस करेंगे। ये अप्रॉक्स 20 है और ये कुछ अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, 13 है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है और ये 20 क्वेश्चन है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चैप्टर में, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 1 के नोट्स खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।